साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं मैथ का वो एक क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 10/6/2023 में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से, समय को ना बिताते हुए। देखिएगा पहला सवाल क्या है कि रिजु या सरल कोण की माप है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 45 डिग्री। तो देखिए रिजु या सरल कोण हम लोग उस कोण को कहते हैं जब दो किरणों के बीच का बना हुआ कोण जिसमें दोनों किरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यहाँ पे जो बना कोण होता है उसे हम लोग रिजु कोण कहते हैं और इसका माप कितना होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। वहीं अगर आपको समकोण पूछ लेता तो समकोण में क्या होता है कि दो किरणों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसे हम लोग समकोण कहते हैं। लेकिन 90 डिग्री से जो कोण अधिक होता है, ठीक है, जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे अधिक कोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, इस तरह की आकृति होती है। ठीक है, देखिएगा ऐसी आकृति होती है, इसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो इसका दो विकर्ण दिया हुआ है, एक दिया हुआ 24 डेसीमीटर और दूसरा जो विकर्ण है वो है 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण ऐसे दिया हुआ है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, यानी जो बड़ा वाला विकर्ण है इसका आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इस वाले विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो देखिए समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और इस समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं दिया हुआ रहे तो हम लोग तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना, तो 25। दोनों को जोड़िएगा तो 169 हो जाता है, और इस 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वहीं हमको बोला क्या है कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होता है इसका 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, तो देखिएगा 4 इंटू भुजा कितना है, तो एक भुजा का मान आया 13, तो इसको जब गुना कर दीजिएगा 13 चौक कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी 52 डेसीमीटर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। किसमें है, तो देखिए ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या बोला है, किसी वृत्त को अधिकतम डैश समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कोई वृत्त है तो इस वृत्त को कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं स्पर्श कर सकती है। तो देखिएगा पहला समांतर रेखा ऐसे हो जाएगा और दूसरा समांतर रेखा ऐसे हो जाएगा, सॉरी ऐसे हो जाएगा बिल्कुल समांतर में। तो दो ही समांतर रेखाएं हैं जो वृत्त को स्पर्श कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि बिंदुओं -3 और -4 तथा 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। देखिए दो बिंदुएं हैं, ठीक है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु यहाँ है। तो एक बिंदु क्या दिया हुआ, -3 और -4 दिया हुआ है, दूसरा बिंदु दिया हुआ 1 और 2। तो इसको y अक्ष विभाजित करता है, मान लेते हैं कि y अक्ष जो है इसको यहाँ विभाजित करता है। तो यहाँ का इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो y अक्ष में किसी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0y हो जाएगा। किस अनुपात में इसको विभाजित कर लेता है, तो इसको हम लोग को मान लेते हैं कि इसको m1 अनुपात में विभाजित करता है, इसको m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 और बटे में m1 प्लस m2। तो देखिएगा यहाँ पे जो x1 का मान होगा वो होगा ये वाला मान, और ये y1 का मान होगा। उसी तरह से ये x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। अब सारे मान हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। तो ये जो x का मान होगा ये बीच वाले बिंदु का होगा। ठीक है, तो बीच वाले बिंदु में x का मान है 0, तो 0 रख देंगे। m1 और इंटू x2 का मान कितना है, तो 1 है, और प्लस में m2, और x1 का मान रखेंगे तो -3 है, बटे में क्या लिखेंगे, तो m1 प्लस m2 लिखेंगे। देखिए ये m1 प्लस m2 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा m1 1 से गुना होकर m1 हो जाएगा, और ये m2 और -3 गुना होकर हो जाएगा -m2। m1 को इधर लेके आ जाते हैं बराबर के इस पार, तो -m1 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा, तो -3m2 बचेगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m1 को लिखेंगे और इधर m2 इधर लेके आ जाएंगे, तो m1 बटे m2 हो जाएगा, और बराबर उधर 3 बचा और नीचे में 1 होगा। तो m1 बटे m2 कितना आया, तो 3/1 आया, यानी कि अनुपात कितना होगा, तो 3:1 होगा। ठीक है, यानी 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी द
करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, 52 नंबर सवाल क्या है, यदि माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे के है तो के का मान क्या होगा। देखिए जब भी हम लोग को बारंबारता सारणी दिया हुआ रहता है तो माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का। तो देखिए ऊपर में सिग्मा एफ एक्स तो बोला है, सिग्मा एफ एक्स तो है, ठीक है, नीचे में के दिया हुआ, यानी के जगह में क्या आना चाहिए, तो के जगह में आना चाहिए सिग्मा एफ आना चाहिए। किस ऑप्शन में सिग्मा एफ, तो देखिएगा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है, देखिए एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। जब इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखिएगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बार लिखना है, और एक बार क्या करना है, तो एक बार लिखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखना है, प्लस टेन थीटा लिखना है, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू यहाँ पे कर देंगे, ब्रैकेट से घेर देंगे, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, तो पी दिया हुआ है, यहाँ पे पी लिख देंगे, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/p हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर पी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाला, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको बदल देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर लेते हैं। वहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा है तो इसको हम लोग एक्सचेंज करके लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। ये समीकरण 2 हो जाता है। जब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है, ये आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 2 सेक थीटा और बराबर क्या हो जाता है, तो p प्लस 1/p हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको हल कीजिएगा तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो नीचे वाला p है इसको हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। तो जब आप सेक थीटा का मान निकालना है तो 2 को इधर भेज देना होगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस 1/2p, p स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या है कि भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर BQ प्लस R में शेषफल के लिए कौन सा संबंध सही है। देखिए हम लोग एक रियल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक 5 है, ये भाज्य हो गया, और इसको 2 से विभाजित करते हैं तो 2 भाजक हो गया। तो 2 का पारा पढ़ेंगे, 2 दूनी में 4 आ जाएगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ये क्या है, तो ये डिवीजर है जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और ये क्या है, तो ये Q का मान है जो कि भागफल होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा सही होगा, तो ए जो होगा, ए का मतलब क्या है, भाज्य है। भाज्य जो होगा वो हमेशा छोटा होगा शेषफल से, भाज्य हमेशा शेषफल से छोटा होगा। देखिए भाज्य ये है और ये शेषफल है, क्या ये छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, छोटा नहीं है। दूसरा ऑप्शन में क्या है कि आर बड़ा होगा बी से, आर मतलब क्या है, शेषफल, और बी क्या है, बी हम लोग को यहाँ फिलहाल के लिए इसको बी मान लेना है, ठीक है। तो बी जो है आर से बड़ा होगा, सॉरी बी जो है वो आर से छोटा होगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या बोला है कि आर बड़ा होगा बी से, तो ये भी गलत है, आर बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। अगला क्या बोला है सी नंबर में कि आर का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो देखिए बी से छोटा तो होगा लेकिन बी के बराबर नहीं होगा। अगर बी के बराबर ही यहाँ पे हो जाता तो वो कट जाता, फिर वो एक बार और चल जाता, तो ये भी गलत। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो आर का मान होगा वो तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा ही होगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान ज्ञात करें। देखिए जब भी n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला होता है n + 1/2, ठीक है। n क्या हो गया, तो n प्राकृतिक संख्याएं हैं और उसमें 1 जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो ये माध्य निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। तो इसका माध्य कितना दिया हुआ है, तो 3n/5 दिया हुआ है। अब इसको हल कीजिएगा तो n का मान यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसको हल करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से हो जाएगा 5n + 5 और बराबर क्या हो जाएगा, तो 6n हो जाएगा, ठीक है। 6n को अगर हम लोग इधर ले लेते हैं तो इधर 5n - 6n और उधर 5 को भेज देते हैं तो -5 हो जाएगा।
तो देखिए 5n माइनस 6n करेंगे तो माइनस n हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा -5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n का मान कितना आ गया 5 आ गया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो देखिएगा सी ऑप्शन है 5, यही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि 20% और 20% तथा 10% क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। जब भी आपको समतुल्य बट्टा निकालना है तो क्या दिया हुआ, पहला बट्टा 20 दिया हुआ, दूसरा भी 20 और तीसरा 10 दिया हुआ है। तो समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, यानी ये पहला बट्टा ये दूसरा बट्टा, उसी तरह से आपको ये लिखना है। तो देखिए पहला बट्टा 20 है, दूसरा बट्टा भी 20 है, तो जोड़ देंगे माइनस क्या कर देंगे दोनों का गुना। तो 20 का गुना कितना हो जाएगा 400 और बटे में 100 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और माइनस 400 बटे 100 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे पहला जो समतुल्य बट्टा आया वो आया 36। पहला समतुल्य बट्टा 36 आया, तो इन दोनों का समतुल्य कितना आया 36 आया। तो यहाँ पे हम लोग 36 जानते हैं और अगला बट्टा क्या है 10 है। तो अब इन 36 और 10 का समतुल्य बट्टा निकालेंगे। ठीक है, फिर सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, 36 प्लस 10 और माइनस क्या करेंगे तो 36 गुना 10 बटे में 100 कर देंगे। तो 36 और 10 कितना हो जाएगा तो 46 हो जाएगा और माइनस ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 36 बटे 10 क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, 3.6। देखिए तो 46 में से 3.6 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 42.4 हो जाएगा। 42.4 जो है समतुल्य बट्टा आएगा, यानी 42.4% इसका सही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं 42.4 किस में है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ऑप्शन में आप लोग देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में है 42.4%, यही सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है 58 नंबर में, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, इस आयत में क्या बोला है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई से बोला है, तो चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा इससे 1 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा, यानी लंबाई हो जाएगा x + 1। इसका परिधि दिया हुआ है, तो अगर आयत की परिधि या परिमाप सेम चीज होता है, परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला, तो 2 × L + B और इसका मान कितना दिया हुआ 14। तो देखिए तो इसको 2 इंटू यहाँ पे x का मान क्या लिख लेंगे तो x + 1 हो जाएगा L का मान, और B का मान हो जाएगा x बराबर 14। ये 2 से इस 14 को अगर यहाँ पे काट देते हैं तो यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, x + x क्या हो जाएगा 2x + 1 बराबर 7। 2x बराबर ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि 2 से 6 आपस में कैंसिल होकर हो जाएगा 3। x का मान कितना आया 3 आया, यानी x का मान 3 होगा, तो ये जो चौड़ाई होगा इसका 3 होगा और लंबाई 1 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लंबाई 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई आ गया 4, चौड़ाई है 3, तो 4 × 12 यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है 12 वर्ग सेंटीमीटर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक बोला है। देखिए 10 अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। पहला अभाज्य संख्या क्या है 2 है, दूसरा 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, कितना हो गया 19 के बाद 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लेना होगा। 23 के बाद क्या आ जाएगा तो 29 आ जाएगा। ये सारी संख्या क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं का माध्यक बोला है। तो देखिए यहाँ पे कितना पद है, तो पदों की संख्या है 10, इसको हम लोग लिखते हैं n। n का मान जब 10 है यानी सम हो जाए तो इसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक है, इन दोनों पद को लेकर के 2 से क्या करना है इसको भाग दे देना है। तो n/2 का मतलब क्या हो गया 10/2 यानी 5वां पद लेना है और प्लस क्या करना है तो 5वां पद प्लस 1 कितना हो जाएगा 6वां पद, ये दोनों पद लेना है और बटे 2 कर देना है। 5वां पद देखिएगा इसमें, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद में क्या है 11 और 6वां पद में क्या है 13, तो 11 + 13 कर देंगे और बटे में हो जाएगा 2। तो 11 + 13 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24/2 कीजिएगा तो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, 12 हो जाएगा इसका माध्यक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि नीचे कई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, इनमें कौन परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं होगा इसका मतलब अपरिमेय होगा। देखिए दशमलव प्रसार के आधार पर हम लोग परिमेय और अपरिमेय कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई दशमलव प्रसार अगर शांत होता है,
शांत होता है, जैसे मान लेते हैं 1.325, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, ये और आगे तक नहीं जाएगा, तो ये शांत दशमलव कहलाया। उसी तरह एक होता है अशांत आवृत्ति, क्या होता है, अशांत आवृत्ति होता है, मतलब ये शांत तो नहीं रहेगा लेकिन ये आवृत्ति होता है, क्या होता है, आवृत्ति होता है। जैसे मान लेते हैं 1.333, ये क्या होता है, इस तरह से चलते रहेगा, तो ये आवृत्त होते रहता है, यानी ये बार बार वही चीज़ आते रहता है, तो इसको हम लोग अशांत आवृत्ति बोलते हैं। एक होता है अशांत अनावृत्ति, क्या होता है, अशांत अनावृत्ति। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक आया कि 10 और यहाँ पे आया 00, यहाँ पे आया 000, तो इस तरह से जो आता है ये शांत भी नहीं रहता है और ये एक जैसा भी नहीं आता, ये बार बार अलग होते जाता है। तो इन दोनों प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं, शांत और अशांत आवृत्ति जो होते हैं, ये परिमेय संख्या में आते हैं, ठीक है, ये परिमेय संख्या में आते हैं। और जो अशांत अनावृत्ति होता है इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, अपरिमेय इसे कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो पहला बोला इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं, कौन परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब अपरिमेय होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला दशमलव प्रसार, तो यहाँ जाकर के शांत हो गया है, यानी कि ये तो परिमेय हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन परिमेय नहीं होगा बोला, देखिए यहाँ पे 120, 1200, 12,000 इस तरह से मतलब अलग अलग होते जा रहा है, और ये रिपीट भी, देखिए रिपीट भी हो रहा है और एक जैसा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं ऑप्शन डी में क्या है, तो बार चढ़ा हुआ इन संख्याओं पर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्याएं बार बार आएंगी, तो ये आवृत्ति हो गया, यानी अशांत आवृत्ति हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 61 नंबर सवाल है कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 है के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए ये हमको क्या दिया हुआ, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस ए बराबर 0 दिया हुआ। इसमें ए का मान लिखिएगा तो ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणक जो कि है सी, बी का मान लिखेंगे तो बी का मान एक्स का गुणक होता है जो कि है माइनस बी, और सी का मान क्या दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ये होता है, तो माइनस बी बटे ए लिखेंगे तो माइनस फॉर्मूले का, और बी का भी मान माइनस बी है, और यहाँ पे बटे में ए का मान कितना है, सी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी बटे सी, अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी बटे ए हो जाता है, सी का मान है ए और ए का मान कितना है, तो सी, इसका मान हो गया ए बटे सी। अब निकालने बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, तो बी बाई सी, यहाँ पे लिख देंगे बी बाई सी और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा है तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान ए बाई सी आया, यहाँ पे ए बाई सी रख देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बाई में हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। अब जब आगे इसको हम लोग हल करते हैं तो देखिए आगे इसको हल करते हैं तो c और c का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा बटे में c स्क्वायर। देखिएगा किस ऑप्शन में से ये वाला है, तो ये ऑप्शन 1a में है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर पी इंटू 2x माइनस 1 के मूलों का योग 0 है तो p का मान क्या होगा, मूलों का योग 0 बोला है। सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया उसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर p इंटू 2x माइनस 1 है। देखिए इसको तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 2px हो जाएगा और माइनस p हो जाएगा, तो x वाले को हमको अलग कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर माइनस 2px कर देंगे और यहाँ पे जो है प्लस 2p हो जाएगा बराबर इधर 0 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 2p और इंटू एक्स को हम लोग कॉमन ले लिए हैं, प्लस p इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो a का मान होगा जो कि 1, और x का गुणांक जो है वो b का मान होगा, तो वो क्या है माइनस इंटू 1 प्लस 2p है ये b का मान, और c का मान क्या हो जाएगा, तो p हो जाएगा। तो हमें क्या बोला है कि मूलों का योग 0 है तो p का मान निकालना। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे a। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 बोला है तो माइनस b, तो माइनस b वो माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में होगा 1 प्लस 2p और नीचे में a का मान लिखेंगे तो 1। तो देखिए आगे इसको अगर हल करते हैं, आगे इसको हल करते हैं तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2p हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 2p हो जाएगा, और p को लिखेंगे तो यहाँ का 2 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1/2। तो p का मान कितना हो गया, माइनस 1/2 हो गया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल क्या है कि यदि समीकरण y बराबर 5 - 6x के लिए y का मान 29 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, y बराबर क्या लिखा है, 5 - 6x लिखा है, y का मान कितना होगा, 29 होगा, तो बराबर 5 - 6x निकालना है। तो देखिए इधर 5 को अगर इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 24, बराबर इधर -6x बचेगा। ये 6 से अगर 24 को यहाँ पे काट देते हैं तो 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी -x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, तो x का मान हो जाएगा -4। ठीक है, -4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाती है तो उस आयत का क्षेत्रफल निम्न में से कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है। देखिए एक आयत का लंबाई को हम लोग 1/3 बढ़ा देते हैं, यानी 3 है उसकी लंबाई, कितनी है 3 है, उसमें 1 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 3 में 1 बढ़ाने से 4 हो जाता है, तो 4/3 हो जाता है बढ़ाने से। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये लंबाई हो गया। ठीक है, ये लंबाई हो गया। वहीं पे चौड़ाई में क्या करते हैं, 1/3 कम कर देते हैं, तो कितना है 3 है, उसमें 1 कम कर देते हैं तो कितना हो जाता है 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया। बोला कि इसका क्षेत्रफल में क्या कमी होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई कितना है 4/3 और चौड़ाई कितना है 2/3, तो इसको गुना कीजिएगा, 3 × 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल 9 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया 8 हो गया, यानी कम हो गया। कितना कम हुआ, आप लोग बताइएगा कितना कम हुआ, 9 से 8 हुआ तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, तो 1/9 जो है कमी आ गया। कितना कमी आया, 1/9 का कमी आया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षेत्रफल में 1/9 की कमी आ गई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रूट कोस 90 माइनस थीटा है तो कोस थीटा का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे कोस नहीं, हालांकि यहाँ पे क्या देना था, कोट देना था, क्या देना था, कोट, ये मिस्टेक हो गया है, कोट थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ, √2 कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा। क्या लिखा जाता है, साइन थीटा लिखा जाता है, साइन थीटा लिख दिए। अब क्या करना है, तो साइन वाले को एक तरफ कर लेना, तो कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा बराबर, यहाँ पे हम लोग अगर साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है कोस थीटा, ये साइन थीटा को हम लोग इधर लेके आ जाते हैं तो बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, बराबर √2 - 1 है। ठीक है, तो कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा होता है, कोट थीटा बराबर हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, देखिएगा कोट थीटा का मान √2 - 1 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि 10 संख्याओं का माध्य 6 है, बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया गया, तो उस संख्या का सही मान क्या है, जबकि सही माध्य 7 है। देखिए गलत माध्य निकाला गया था, 6 निकाला गया था, कितने संख्याओं का, 10 संख्याओं का, 10 संख्याओं का माध्य 6 आया, इसका मतलब सभी का योग कितना हो जाता, 60 हो जाता। वहीं पे जब 7 माध्य आया, यानी ये सही आया, तो 10 संख्याओं का अगर 7 माध्य आया तो उनका योग कितना हो जाता, 70 हो जाता। ठीक है, तो देखिए ये गलत पढ़ा गया, ये सही है, तो ये इससे कितना अधिक है, तो 10 का अधिक है। ठीक है, 10 अधिक है, तो 10 अधिक जो है पढ़ लिया गया था, यानी कि यहाँ पे 9 पढ़ा था, तो 9 नहीं पढ़ना था, उसको 9 में 10 जोड़ के पढ़ना था, यानी 19 पढ़ना था। कितना पढ़ना था, 19 पढ़ना था, उन्होंने 9 पढ़ लिया, यानी कि इनका डिफरेंस निकाल लेना है और उसमें जो 9 है उसको जोड़ देना है, तो ये 19 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है सेशन का कि यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ + R। ठीक है, a क्या होता है, a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है। तो देखिए भाग देने में, यानी भाग देने, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, तो 379 हो जाएगा, a का मान कितना से भाग देते हैं, 47 से, तो 47 यहाँ पे b का मान हो जाएगा और q का मान निकालने बोला है, तो और r का मान 3 दिया हुआ शेष। ठीक है, तो 3 को अगर इधर कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 300 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, बराबर 47 क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे अगर इसको अगर विभाजित करते हैं तो 8 बार में कटता है, कितने बार में कटता है,
8 बार में कटता है तो 8 बराबर हो जाता है क्यू का मान, यानी क्यू का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो 8 देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ से हम लोग जितने भी सवालों को हम लोगों ने देखा ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।